नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी शख्सियत को बाहर निकाल रहे हैं जिन्हें अक्सर सिर्फ एक महान योद्धा या प्राचीन विजेता मान लिया जाता है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि उन्हें एक मॉडर्न एग्जीक्यूटिव कहना ज्यादा सही होगा। हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। उन्होंने उस समय स्टेट क्राफ्ट या राज्य कला का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया, वो आज की मॉडर्न गवर्नेंस से इतना मेल खाता है कि देखकर वाकई हैरानी होती है। उन्हें एक एकीकृत आधुनिक राष्ट्र का पहला दूरदर्शी वास्तुकार कहा जाता है। जब हम उनके शासनकाल का गहराई से एनालिसिस करते हैं तो ये किसी कॉरपोरेट या एडमिनिस्ट्रेटिव मास्टर क्लास से कम नहीं लगता। आज के समय में लीडरशिप, प्रशासन और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझना हो तो चंद्रगुप्त मौर्य का मॉडल एक परफेक्ट केस स्टडी है। आइए देखते हैं कि कैसे प्राचीन काल में ही एक आधुनिक राष्ट्र निर्माण की नींव रख दी गई थी। तो इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हम इन 6 प्रमुख पिलर्स पर बात करेंगे। एक खंडित राष्ट्र का एकीकरण, सीमाओं की सुरक्षा, आधुनिक प्रशासन का ब्लूप्रिंट, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण, चाणक्य का इंटेलिजेंस नेटवर्क और अंत में आज के दौर के लिए उनकी विरासत। चलिए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक खंडित राष्ट्र के एकीकरण की। चंद्रगुप्त मौर्य के उदय से पहले भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति कैसी थी? बहुत ही उथल-पुथल भरी। कोई एक मजबूत सेंट्रल पावर नहीं थी। पूरा भूभाग छोटे छोटे जनपदों और गणराज्यों में बटा था, जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इससे बाहरी आक्रमणकारियों का रास्ता एकदम साफ हो जाता था। लेकिन आचार्य चाणक्य के रणनीतिक दिमाग और चंद्रगुप्त के विजन ने मिलकर इस तस्वीर को पूरी तरह पलट दिया। चंद्रगुप्त के बाद की स्थिति देखिए। एक विशाल अखंड साम्राज्य जो ईरान से लेकर कर्नाटक तक और मगध यानी आज के बिहार से लेकर सौराष्ट्र तक फैला था। ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, ये कई बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र बनाने का बेहद सफल प्रयास था। हमारा दूसरा पिलर है प्राचीन सीमाओं की सुरक्षा। देखिए, किसी भी मॉडर्न नेशन के लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे अहम होती है, और ये बात उस प्राचीन प्रशासन को बहुत अच्छी तरह पता थी। सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिम में यूनानियों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। इस खतरे को खत्म करने के लिए उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हराया और यूनानी प्रभाव को पूरी तरह से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि वो सिर्फ युद्ध जीतकर नहीं रुके। प्रशासन ने काबुल, कंधार और हेरात जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये कोई साधारण कदम नहीं था, ये एक सोची समझी मॉडर्न डिफेंस स्ट्रैटेजी थी। सीमाओं को इतना आगे तक सुरक्षित कर देने से भविष्य में विदेशी आक्रमणों के लिए दरवाजे लगभग बंद हो गए। आज के देश भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए ठीक यही बफर जोन वाली रणनीति अपनाते हैं ना। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, आधुनिक प्रशासन की रूपरेखा। इतना बड़ा साम्राज्य तो बन गया, लेकिन असली चुनौती थी उसे सुचारू रूप से चलाना। और यहीं पे उनका गवर्नेंस मॉडल सामने आता है, जो आज की फेडरल या संघीय प्रणाली का एकदम सटीक आधार है। सबसे ऊपर केंद्रीय साम्राज्य, फिर उसे प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों को जिलों में, और फिर सबसे बेसिक लेवल पर गांव। इस शक्ति के वीक केंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का परफेक्ट उदाहरण है। फैसले लेने के लिए अत्यंत योग्य मंत्रियों की एक मंत्री परिषद होती थी। सच कहूं तो यह ढांचा आज के किसी भी आधुनिक लोकतांत्रिक देश का हिस्टोरिकल ब्लूप्रिंट है, जहां केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय एक साथ मिलकर काम करते हैं। और इस पूरे प्रशासन को ड्राइव क्या करता था? वो थी ये स्पष्ट फिलॉसफी, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। ये विचार आज के पब्लिक वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य की नींव है। इसी सोच के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक काम हुए, उत्तम सड़कें बनी, सराय यानी रेस्ट हाउस बनाए गए और सिंचाई की व्यवस्थाएं की गई। शासक का लक्ष्य सिर्फ कुर्सी पर बैठना और सत्ता का उपभोग करना नहीं था, बल्कि जनता के जीवन स्तर को लगातार बेहतर बनाना था। चौथा स्तंभ है एक आर्थिक महाशक्ति का निर्माण। एक कल्याणकारी राज्य चलाने के लिए धन और मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में व्यापार और वाणिज्य के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ, उसने साम्राज्य को आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध बना दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तरापथ। ये एक बहुत बड़ा प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, जिसे आज के प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड का पूर्ववर्ती माना जाता है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं थी, ये एक विशाल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, जिसने दूर दराज के मार्केट्स को आपस में जोड़ दिया। ट्रांसपोर्टेशन आसान होने से व्यापार तेजी से बढ़ा और इसी ने अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल दी। आज की सरकारें भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ठीक इसी तरह हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाती हैं। अर्थव्यवस्था का दूसरा बड़ा पिलर था कृषि। गुजरात के गिरनार में सुदर्शन झील इसका एक शानदार उदाहरण है।
ये एक बहुत विशाल सिंचाई परियोजना थी जिसे उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने बनवाया था। इस तरह के मेगा एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स इस बात का पक्का सबूत है कि तत्कालीन प्रशासन कृषि के विकास और जल प्रबंधन को लेकर कितना ज्यादा गंभीर था। ये दर्शाता है कि एक विजनरी लीडरशिप हमेशा भविष्य की जरूरतों को देखकर ही योजनाएं बनाती है। अब चलते हैं 5वें बिंदु की तरफ, चाणक्य की खुफिया प्रणाली। विकास और प्रशासन तभी चल सकता है जब देश के अंदर पूरी शांति और स्थिरता हो, और आंतरिक सुरक्षा की ये व्यवस्था उस समय कितनी आधुनिक थी, ये देखना वाकई दिलचस्प है। प्रशासन ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सिर्फ एक किताब नहीं रहने दिया, उसे पूरी तरह से ग्राउंड पर उतारा। समाज में शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत सख्त लेकिन न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था बनाई गई, और सबसे खास बात, राज्य की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी खुफिया विभाग तैयार किया गया। आज की कोई भी मॉडर्न खुफिया एजेंसी, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश की हो, इसी तरह सटीक जानकारी इकट्ठा करने और आंतरिक खतरों को समय रहते बेअसर करने के सिद्धांत पर ही तो काम करती है। और अंत में छठा स्तंभ, आज के लिए एक विरासत। इन प्रशासनिक और कूटनीतिक रणनीतियों ने न केवल उस युग पर बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने पहली बार एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक शासन की मजबूत पहचान स्थापित की। दुनिया को यह साबित कर दिखाया कि अगर लीडरशिप में विजन हो और मार्गदर्शन सही हो तो कोई भी देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को टक्कर दे सकता है। और ध्यान दीजिए, इन्हीं बेदाग प्रशासनिक सिद्धांतों और मजबूत नींव पर आगे चलकर उनके पोते सम्राट अशोक में धम्म का पूरी दुनिया में प्रसार किया, जिससे भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ। ये सब उस आधुनिक प्रशासनिक मशीनरी के बिना बिल्कुल असंभव था। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो लाजमी तौर पर हमारे जहन में आता है, आज के आधुनिक नेता लोक कल्याण, एकता और सुरक्षा के इस प्राचीन मानक पर कितने खरे उतरते हैं? हजारों साल पहले स्थापित किया गया वो एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का मॉडल आज भी उतना ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असली नेतृत्व सिर्फ लड़ाइयां जीतने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा टिकाऊ और मॉडर्न सिस्टम बनाने में है जो पीढ़ियों तक समाज को सुरक्षित और समृद्ध रख सके। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।